प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जाना द जनरल डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, औद्योगिक स्थानीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। इस ई लेक्चर में हम जानेंगे एल्फ्रेड वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। एल्फ्रेड वेबर की जो सिद्धांत है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, उसको अपन आज समझेंगे। ये एमकॉम प्रीवियस ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर संख्या है EA 104। नाम है पेपर का इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, सेठ RL सहरिया, गवर्नमेंट PG कॉलेज, कालाडेरा, जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत। एल्फ्रेड जो वेबर थे, वो एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1909 में जर्मन भाषा में औद्योगिकरण यानी उद्योग की स्थापना के लिए एक सिद्धांत का गठन किया और उसमें उन्होंने बताया कि कोई भी उद्योगपति यही चाहता है कि वो अपने उद्योग का स्थापना वहां करे जहां पर कि कम से कम उसका खर्चा हो और अधिकतम उत्पादन हो। तो 1909 में ये जो सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था, लेकिन इसको अंग्रेजी भाषा में इसका जो अनुवाद किया गया वो 1929 में किया गया और पुस्तक का नाम था थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। इस सिद्धांत को लीस्ट कॉस्ट थ्योरी भी कहते हैं, यानी न्यूनतम लागत अवशिष्ट सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसके आधार पर वो कम से कम लागत निकाली जाती है जो कि उद्योग के स्थान का चयन करने में मदद करती है। इसके लिए 3 प्रकार की लागतें। प्रथम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन लागत, जिसको कि वेबर ने एक प्रकार से इस सिद्धांत में प्रमुखता दी है। दूसरी श्रम लागत और तीसरा जो प्रभाव है वो सामूहिक प्रभाव है, सामूहिक कारण है, जिसको कि आगे की स्लाइड में अपन करेंगे। इसके अलावा 1909 में प्रतिपादित इस सिद्धांत में जो उद्योग की स्थापना की जाती है उसमें मुख्य रूप से उपलब्ध बाजार की भूमिका होती है, उपलब्ध श्रम की भूमिका होती है और कच्चे माल की उपलब्धता होती है। अब इस सिद्धांत की जो मान्यता है उसको समझ लेते हैं। एल्फ्रेड वेबर ने माना है कि जिस स्थान पर उद्योग की स्थापना करनी है, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सिद्धांत है, उस जगह में जो स्थल है उसका, यानी जो जमीन है वो समतल है, क्लाइमेट वहां का जो है एक सा है, वायुमंडल एक सा है। इसके अलावा वहां पर माना गया कि बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, बाजार की पूरी जानकारी है, बाजार का जो आकार है उसका पता है, स्थानीयकरण की पूरी जानकारी है। इसके अलावा श्रम की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता की मान्यता है और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एकरूपता है, यानी इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है और ये सब कारण प्रभावित भी नहीं करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को। इसके अलावा परिवहन जो लागत है वो बढ़ती चली जाती है। कब? दूरी के साथ, वॉल्यूम के साथ या भार के साथ।
किसके? कच्चा माल या निर्मित माल के। उसके अलावा उद्योगपति और श्रमिक जो है वो लाभ के लिए कार्य करते हैं, यानी वो दोनों ही एक प्रकार से आर्थिक मानव है। इसके अलावा स्थानीयकरण, जो कच्चा माल है उसकी जो पूर्ति है वो फिक्स्ड है, यानी स्थिर है। तो इस सब मान्यताओं के आधार पर आगे अपने सिद्धांत को समझेंगे। सिद्धांत को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि कच्चे माल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो वर्गीकरण है वो स्थानीयकरण के आधार पर, और स्थानीयकरण के आधार पर इसमें प्रथम है साधारण माल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूबिकेटस, यानी जो सभी जगह उपलब्ध हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है उद्योग के लिए, जैसे जल, मिट्टी, पत्थर आदि। स्थानीयकरण में यानी उद्योग के स्थानीयकरण में इस माल की उतनी भूमिका नहीं रहती है, जबकि जो स्थानीयकरण के आधार पर दूसरा वर्गीकरण किया गया है, स्थानीयकृत पदार्थ या यूनिक्योटस या लोकलाइज्ड मटेरियल, ये किसी विशेष स्थान पर ही उपलब्ध हो पाते हैं और इनकी जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है उद्योग की स्थापना में। ऐसे जो मटेरियल है वो होता है कोयला, खनिज पदार्थ, वन, कृषि पदार्थ आदि। दूसरा कच्चे माल का वर्गीकरण है शुद्धता के आधार पर या प्योर मटेरियल। प्योर मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें कि जो कच्चा माल का भार है, जब वो निर्माण हो जाता है उसका, दोनों का जो भार है वो समान रहता है। तो ऐसे जो माल है, कच्चा माल जो है वो शुद्ध माल कहलाता है या नॉन वेट लूजिंग मटेरियल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जूट, कपास, रेशम इत्यादि। तो इनकी भूमिका जो है, ऐसे माल की भूमिका प्रमुख रहती है कि उद्योग की स्थापना के लिए। इसमें दूसरा है भारी पदार्थ, ग्रॉस मटेरियल। इन्हें भार कम वाले पदार्थ या वेट लूजिंग मटेरियल भी कहते हैं। कच्चे माल की अपेक्षा में जब कच्चा माल होता है ये, तब इनका भार अधिक होता है, और जब ये निर्मित माल में परिवर्तित हो जाता है तब इनका भार कम हो जाता है। तो ऐसे जो मटेरियल है वो ग्रॉस मटेरियल कहलाता है। जैसे गन्ना है, शुगर केन है, जैसे खनिज है, जैसे कोयला है आदि। अब जो वेबर ने औद्योगिकरण स्थानीयकरण में जो प्रमुख कारण बताया है, या जो प्रमुख जो बताइए, वो परिवहन लागत की बताइए, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जो भूमिका बताइए। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में दो प्रकार का इसमें मॉडल बताया है उन्होंने। अगर एक बाजार हो और एक कच्चा माल हो, जिसके रैखिक स्थानीयकरण भी कहते हैं, या एक बाजार हो, दो कच्चा माल हो, जिसके अरैखिक स्थानीयकरण कहते हैं। तो पहले हम एक बाजार और एक कच्चा माल को समझते हैं, जिसमें इसमें इस प्रकार से परिवहन लागत की क्या भूमिका है। अगर जो रॉ मटेरियल है वो सर्वव्यापी है, यानी सर्व जगह उपलब्ध हो जाता है, यूबिक्विटस है, तो उद्योग की जो स्थापना है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के उद्देश्य से बाजार के नजदीक की जाएगी या बाजार में की जाएगी। वहीं दूसरी अवस्था में अगर वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, यानी कच्चे माल का भार अधिक है और निर्मित माल का भार कम है, और इसको ज्ञात करने के लिए, इसमें जो संबंध, इसको ज्ञात करने के लिए
वेबर ने मेटेरियल इंडेक्स पर फोकस डाला है। और मेटेरियल इंडेक्स क्या है? वेट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय वेट ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे इस उदाहरण में अगर शुगर इंडस्ट्री है तो 10 टन ऑफ शुगर केन यानी 10 टन शुगर केन से 1 टन शुगर का निर्माण किया जाता है। तो जो मेटेरियल इंडेक्स है वो 10 से अधिक है। और ऐसी अवस्था के अंदर जबकि वेट लूजिंग जो इंडस्ट्री है इसमें किस प्रकार से स्थापना कहां की जाएगी? रॉ मटेरियल के नजदीक या मार्केट के नजदीक? इसको यहां समझ लेते हैं चित्र के द्वारा। यहां रॉ मटेरियल के लोकेशन है और यहां मार्केट के लोकेशन है। ये इन दोनों के बीच की दूरी है। तो जो उद्योग की स्थापना की जाएगी वो रॉ मटेरियल के नजदीक की जाएगी क्योंकि उसका भार अधिक है। अगर मान लीजिए यहां अगर कर दी जाए तो रॉ मटेरियल लेने के लिए यहां आना पड़ेगा, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। अतः जो वेट लूजिंग इंडस्ट्री होती है उसमें रॉ मटेरियल के नजदीक या रॉ मटेरियल के पास या रॉ मटेरियल जब मिल रहा है वहीं पर ही उद्योग की स्थापना करना जरूरी होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। अगली अवस्था है वेट गेनिंग इंडस्ट्री। वेट गेनिंग इंडस्ट्री का अर्थ है कच्चे माल का भार कम लेकिन निर्मित माल का जो भार है वो अधिक हो। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें जो मटेरियल इंडेक्स है वो लेस देन 1 होता है। तो ऐसे उद्योग की जो स्थापना है वो कहां की जाएगी? चित्र द्वारा समझ लेते हैं। ये रॉ मटेरियल की लोकेशन है और ये मार्केट की लोकेशन है। ये इसके बीच की दूरी है। तो ऐसे उद्योग की जो स्थापना है वो मार्केट के नजदीक की जाएगी। कौन सी अवस्था है? वेट गेनिंग इंडस्ट्री। क्योंकि जो ऑटोमोबाइल जब निर्मित हो जाएगा तो उसका भार बहुत अधिक होगा। तो अगर मार्केट से दूर उसकी स्थापना की जाएगी तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत अधिक लगेगा। इसलिए वो मार्केट में ही या मार्केट के नजदीक ही ऐसी इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी। अगली स्टेज है प्योर मटेरियल हो, यानी जितना कच्चे माल का भार है उतना ही निर्मित माल का भार हो, यानी मटेरियल इंडेक्स जो है वो 1 के बराबर हो। तो चित्र द्वारा समझ लेते हैं कि इंडस्ट्री की स्थापना की जाए कहां की जाएगी। अगर इंडस्ट्री की स्थापना यहां की जाए जबकि प्योर मटेरियल है तो उसका निर्माण करके मतलब यहां से मार्केट में बेचने के लिए लाया जाएगा। तो इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। जबकि जो भार है दोनों का समान है। अगर यहां स्थापित की जाए मार्केट के नजदीक तो भी रॉ मटेरियल यहां से यहां लाया जाएगा तो परिवहन लागत भी उतनी लगेगी। यदि परिवहन लागत में चाहे यहां स्थापित की जाए चाहे यहां स्थापित की जाए उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो समान रहेगी। अगर यहां स्थापित की जाएगी तो यहां से रॉ मटेरियल यहां लिया जाएगा और यहां पे निर्मित होके उसके बाद मार्केट में ले जाया जाएगा। यानी तीनों अवस्था में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो समान होगी। अतः जो इंडस्ट्री की स्थापना कहीं भी की जा सकती है अगर प्योर मटेरियल वाली इंडस्ट्री है। अब आगे समझ लेते हैं, एक बाजार और 2 कच्चा माल हो तो कहां पर उद्योग की स्थापना की जाएगी। जैसे R1 रॉ मटेरियल है और R2 रॉ मटेरियल है, दोनों समग्र सभी जगह उपलब्ध है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए जो उद्योग की स्थापना की जाएगी वो बाजार में की जाएगी। दूसरी अवस्था में यदि R1 जो है वो सब जगह उपलब्ध है और R2 जो है वो शुद्ध है, शुद्ध माल है, मतलब जितना भार दोनों का समान है, तो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए जो उद्योग की स्थापना जो है बाजार में ही की जाएगी। तीसरी अवस्था में यदि दोनों
सामग्री शुद्ध है तो भी उद्योगपति के लिए बाजार की में ही उद्योग की स्थापना करना उचित होगा। अगली जो अवस्था है, यदि दोनों कच्चे माल स्थानिक है, यानी दोनों कच्चे माल जो है वो किसी विशेष स्थान पर ही उपलब्ध हो पाते हैं, वहीं से उनका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, तो इसमें दो अवस्थाएं हैं और ट्रायंगल के माध्यम से जो है वेबर ने इसको समझाया है। पहली है वेट गेनिंग इंडस्ट्री, यानी जिसमें कि कच्चे माल का भार, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कच्चे माल का भार कम है लेकिन निर्मित होने के बाद उसका भार बढ़ जाता है। तो इस चित्र से अपन समझ लेते हैं कि उद्योग की स्थापना कहां की जाएगी। मान लीजिए ये जो है ये मार्केट है और ये जो है पहला रॉ मटेरियल यहां उपलब्ध हो रहा है, उसकी लोकेशन ये है, और दूसरे रॉ मटेरियल की लोकेशन ये है। ये यहां से यहां तक की दूरी है और ये यहां से यहां तक की दूरी है। तो वेट गेनिंग इंडस्ट्री है, यानी जब वो निर्मित हो जाता है माल तो उसका भार बढ़ जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए जितना मार्केट के नजदीक लोकेशन पॉइंट होगा उतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी। तो वेट गेनिंग इंडस्ट्री में मार्केट के नजदीक ही जो है लोकेशन पॉइंट होगा जब एक बाजार और दो कच्चे माल की स्थिति हो और दोनों कच्चा माल जो है वो स्थानिक हो। वेट लूजिंग इंडस्ट्री में, यानी जिसमें कि जो कच्चा माल है उसका भार अधिक है और जो जब निर्मित हो जाता है वो तो उसका भार कम हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में मार्केट मान लीजिए यहां पर है, पहला कच्चे माल की लोकेशन ये है और दूसरे कच्चे माल की लोकेशन ये है, और ये यहां तक की दूरी है और ये यहां तक की दूरी है और ये यहां तक की दूरी है। अब ऐसी अवस्था में जैसा कि पता है कि दोनों जो कच्चे जो माल है उसका जो भार है अधिक है और निर्माण होने के बाद जो है वो उसका भार कम हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो लोकेशन पॉइंट होगा वो कच्चे माल के नजदीक होगा। यहां से लोकेशन पॉइंट यहां रखना ठीक हो गया, और नजदीक अगर यहां हो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि भार इनका अधिक है और यहां बनने के बाद यहां से यहां तक जो भार ले जाया जाएगा, जो वस्तु ली जाएगी, निर्मित वस्तु ली जाएगी, उसका भार कम है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम लगेगी जितना रॉ मटेरियल के नजदीक जो है वो लोकल पॉइंट होगा, लोकेशन होगी। तो इस तरीके से पहले जो स्लाइड्स थी उस पर अपन ने समझा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस प्रकार से जो है वो उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। वेबर ने जो दूसरा कारण बताया है वो श्रम लागत की भूमिका बताया है। अब इसमें उन्होंने माना है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो श्रम लागत होती है वो असमान होती है और उपलब्ध जो सस्ता श्रम है वो गतिशील नहीं होता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो नहीं जा सकता है। जहां सस्ता श्रम मिल रहा है तो उसको जो है वो वहां से लाना संभव नहीं, चाहे ये माना है। तो इसके लिए इसके निर्धारण में श्रम लागत कितना प्रभावित करती है इंडस्ट्रियल लोकेशन को, इसके लिए दो शर्तें रखी है। दो शर्तों की पूर्ति जरूरी है कि जो उद्योग की स्थापना होगी वो सस्ते श्रम केंद्र के नजदीक होगी। पहला, श्रम की जो गतिशीलता शून्य हो, और दूसरा यह है सस्ते श्रम केंद्रों में उद्योग के स्थानीयकरण के लिए श्रम लागत होने वाली बचत की मात्रा यातायात लागतों में होने वाली वृद्धि की तुलना में अधिक हो। अगर श्रम लागत में जो बचत हो रही है उस पॉइंट पर, उस केंद्र पर, तो किसकी तुलना में? यातायात लागतों में वृद्धि की तुलना में। तो जो लोकेशन पॉइंट होगा वो जो है जहां श्रम उपलब्ध हो रहा है वहां पर होगा, यानी श्रम केंद्र पर स्थापित होगा। इसके लिए लेबर कॉस्ट इंडेक्स, जैसे मटेरियल कॉस्ट इंडेक्स था, उसको समझना जरूरी है। निर्मित माल के कुल भार में श्रम लागत
के अनुमानित को श्रम लागत निर्देशांक कहते हैं। स्थानीय भार क्या है? उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया में यातायात किए जाने वाले कुल भार को स्थानीयकरण भार के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे अपन स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से श्रम लागत की भूमिका होती है उद्योग के स्थानीयकरण में। श्रम गुणक लेबर कोफिशिएंट से ज्ञात किया जा सकता है कि जो इंडस्ट्री का जो लोकेशन पॉइंट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन लोकेशन अधिक प्रबल होगी या लेबर लोकेशन अधिक प्रबल होगी। श्रम गुणक वह अनुपात है जो कि एक और श्रम लागत तथा दूसरे और स्थानीयकरण भार के मध्य होता है। यदि श्रम गुणक लेबर कोफिशिएंट अधिक है तो लेबर लोकेशन अधिक प्रबल होगा। अगर श्रम गुणक कम है और मेटेरियल इंडेक्स अधिक है तो ट्रांसपोर्टेशन लोकेशन अधिक प्रबल होगा। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं चित्र से। ये जो पॉइंट है ये न्यूनतम परिवहन लागत को दर्शा रहा है TC, जो कि एक सर्कल से घिरा हुआ है। इस सर्कल के हर बिंदु पर समान परिवहन लागत प्रति टन दर्शाई गई है जो कि 50 है। इस पर जो बड़ा हुआ सर्कल है इस पर 100 परिवहन लागत दर्शाई गई है प्रति टन, और इससे जो बड़ा सर्कल है उस पर 150 दर्शाई गई है। X जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो एक प्रकार से निर्णायक बिंदु है। इस बिंदु पर जो श्रम लागत पे होने वाली बचत है वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो वृद्धि हो रही है, उसके ठीक बराबर है। तो अगर श्रम लागत बिंदु जैसे LP2 अगर हो तो इस बिंदु पर या इस लोकेशन पर जो लेबर कॉस्ट है, तो स्थानीय जो करण है इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन लोकेशन होगा उसका अधिक महत्व होगा। लेकिन अगर जो लेबर कॉस्ट है जैसे LP1 है जो कि इस सर्कल के अंदर है, तो ऐसे में जो है लेबर जो लोकेशन है वो अधिक प्रबल होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब है जो समूह की भूमिका है वो क्या है। तीसरा जो बताया गया है कि जिस तरीके से भारत में जब औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम कलकत्ता में जो बंदरगाह के नजदीक था, मुंबई में जो भी बंदरगाह के नजदीक था, कलकत्ता में जूट इंडस्ट्री की स्थापना हुई। इसी प्रकार से कॉटन टेक्सटाइल की स्थापना हुई, वो मुंबई में हुई। जो भी बंदरगाह था वहां पर ट्रांसपोर्टेशन आसानी होता था, बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज और अधिक मात्रा में थी वहां। तो वहां समूहकरण हुआ, यानी एक स्थान पर बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हुई। तो समूहीकरण से जो है वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कभी कभी कम होता है, लेकिन एक सीमा के बाद समूहकरण का प्रभाव जो है, ग्रुपिज्म का प्रभाव कम हो जाता है और जो विकेंद्रीकरण होना लगता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमने वेबर का सिद्धांत जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन का समझा। क्या ये सिद्धांत अपने आप में पूर्ण है? इस सिद्धांत कई कमियां हैं, इसकी आलोचना भी देख लेते हैं। एल्फ्रेड वेबर ने प्रबंध के महत्व को नकारा है। प्रबंध भी एक बहुत बड़ा एक टूल है जिसके माध्यम से कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको कम किया जा सकता है। अन्य कारण जैसे जलवायु की अनुकूलता, पूंजी एवं शक्ति के साधनों की उपलब्धता आदि की भी एल्फ्रेड वेबर ने अवहेलना की है। इस सिद्धांत ने मांग को भी अनदेखा किया है। मांग जो है अधिक होती है तो उत्पादन जहां भी है किया जा सकता है, मांग के अनुरूप किया जा सकता है। तो मांग को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। मांग किस प्रकार से औद्योगिक स्थानीयकरण को प्रभावित करती है।
वो उसमें इग्नोर कर दिया गया। लंबी दूरी में अगर परिवहन लागत आपने देखा है कम हो जाती है, उसकी भी इसमें अवहेलना की है। समूहकरण से भूमि की कीमतें लागत बढ़ती है, इसको भी अनदेखा कर दिया है। उद्योगों के स्थानीयकरण में राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है, उसको भी एक तरीके से जो है वो इग्नोर कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टी अगर चेंज होती है तो तुरंत वो अपने हितों के उद्योग लगाती है, तो इसको इस सिद्धांत में नहीं माना है। तो ये सब इसकी आलोचना है। तो आपको अल्फ्रेड वेबर का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन का सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।